आदाब, इस्तकबाल, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। महाराष्ट्र की सियासत करवट ले रही है, लेकिन तस्वीर अभी भी एक तरह से साफ नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का 30 साला इत्तेहाद तो एक तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन अभी यह तस्वीर साफ नहीं है कि अगली सरकार या अगला वजीर आला कौन होगा और अगली सरकार कैसे बनेगी। वजीर आला के ओहदे पर बीजेपी और शिवसेना में बात ना बनने के बाद शिवसेना और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने एनसीपी की शर्त मान ली है और मरकजी सरकार से अपने वजीर अरविंद सावंत का इस्तीफा दिलवा दिया है। इस मौके पर सावंत ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी और शिवसेना के दरमियान फॉर्मूला तय किया गया था, लेकिन बीजेपी अपने वादे से पलट गई। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्होंने गवर्नर से बाकायदा 48 घंटों का वक्त मांगा था। सरकार बनाने के लिए गवर्नर ने वक्त देने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है। इसके अलावा एक ट्वीट यह भी है कि अभी एनसीपी और खासतौर से कांग्रेस की तरफ से एक तरह से जो इत्तेहाद की बात है, जो सपोर्ट की बात है, वो भी अभी एक तरह से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अब महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि 24 अक्टूबर के बाद लगातार एक तरह से सस्पेंस बना हुआ है। एक लंबा सियासी ड्रामा महाराष्ट्र में देखने को मिला है, लेकिन इस बीच तस्वीर सिर्फ यह नहीं साफ हो रही है कि आखिर सरकार बनेगी कैसे। सवाल यह उठ रहा है कि शिवसेना सरकार कैसे बनाएगी। क्या एनसीपी के साथ कांग्रेस भी शिवसेना की हिमायत करेगी? हालांकि अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। अभी भी जो खबर मिल रही है वो यही है कि कांग्रेस ने अभी तक अपने इत्तेहाद यानी सपोर्ट का लेटर एक तरह से नहीं दिया है। क्या महाराष्ट्र की सियासत में अब नए दौर का आगाज होगा? और अगर हम बात करें तो इस बीच कांग्रेस और एनसीपी खेमों में भी लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। देखना यह बहुत अहम होगा कि महाराष्ट्र में आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। शिवसेना को अपने डिजिट, जाहिर सी बात है, साबित करना है, अपना जो उनकी ताकत है उसे एक तरह से साबित करना है। लेकिन उससे पहले क्या एनसीपी के बाद कांग्रेस भी एक तरह से मान जाएगी? हालांकि आज दिन भर अटकलों का दौर चलता रहा, मीटिंगों का दौर चलता रहा, लेकिन अभी भी एक तरह से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिर सरकार शिवसेना कैसे बनाएगी। क्योंकि बीजेपी ने एक तरह से मुस्तरद कर दिया था, बीजेपी ने कह दिया था कि वो सरकार नहीं बना रही है क्योंकि उसके पास सरकार बनाने के लिए अदद नहीं है, जादुई आंकड़ा नहीं है। और फिर गवर्नर ने दावत दी थी शिवसेना को, जो कि दूसरी रियासत की सबसे बड़ी पार्टी है, और शिवसेना को उम्मीद यही थी कि एनसीपी और कांग्रेस अगर उसका सपोर्ट कर देती, हिमायत कर देती हैं, तो सरकार एक तरह से बन जाएगी। लेकिन अभी भी यह तस्वीर कहीं ना कहीं पूरी तरह से वाज़ेह नहीं है, यह तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। अब से कुछ देर पहले गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के बाद आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनका बयान भी हम आपको सुनवा देते हैं। कल शाम को जैसे ही भाजपा ने दावा था वो नकारा, वैसे ही हमें खत आया, गवर्नर साहब का खत आया। उसी में कहा गया था कि 24 घंटों में हमें विलिंगनेस टू क्लेम गवर्नमेंट ये बताना था। इन्हीं शब्दों के मुताबिक हमने आज आके हमारा जो विल है क्लेम करने का, जो विलिंगनेस है, वो बताया है गवर्नर साहब को। लेकिन हमने यही कहा है कि जो हमारे साथी दल है उनकी जो प्रक्रिया होती है, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉर्म करने के लिए 2 दिनों की हमें मुदत चाहिए थी। वो 48 आवर्स उन्होंने रिजेक्ट किए, लेकिन हमारा क्लेम अभी तक लीगली और पेपर पे रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा क्लेम जारी रहेगा और ये जो प्रोसीजर है होने के बाद हम वापस आएंगे। हम जल्दी इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें 24 घंटे की मुदत दी थी। हमें महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहिए जो सत्यवचनी है और झूठ बोलती नहीं है, तो वो सरकार बनाने के लिए हम यहाँ आए। तो अब से कुछ देर पहले ही आदित्य ठाकरे ने गवर्नर से मुलाकात की है, लेकिन गवर्नर ने वक्त देने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि
उन्होंने उनका जो दावा है, यानी शिवसेना का जो दावा है, जो क्लेम है, उसे एक तरह से रिजेक्ट नहीं किया गया, मुस्तरद नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो पार्टियां हैं, उनके इत्तेहाद में जो पार्टियां आना चाहती हैं, वो एक तरह से उनके साथ एक मीटिंगों और बातचीत का दौर चल रहा है। ऐसे में कुछ और वक्त अभी शिवसेना को चाहिए। दूसरी तरफ एनसीपी में भी लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। आज दिन भर लगातार मीटिंगों का दौर रहा। कांग्रेस के अंदर भी लगातार दौर चलता रहा। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सरकार कैसे बनेगी, किसकी सरकार बनेगी और कैसे सरकार बनेगी। अगर शिवसेना सरकार बनाती है तो उसके साथ कौन कौन सी पार्टियां होंगी, अभी इसकी भी तस्वीर एक तरह से बहुत ज्यादा वाजे नहीं है। एनसीपी ने हालांकि सपोर्ट की बात कही है, लेकिन कांग्रेस की तस्वीर अभी बहुत हद तक साफ नहीं है। आखिर महाराष्ट्र में सियासत का जो सियासी ऊंट है, आखिर किस करवट बैठने जा रहा है, इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। कुछ बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस सियासी ड्रामे पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। मेरे साथ अबू आसिम आजमी साहब, सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अबू आसिम आजमी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपके अलावा शिवम त्यागी जी, लीडर हैं बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़े हुए हैं। अखलाक अहमद साहब, कांग्रेस लीडर हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में एनसीपी और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल। मैं सबसे पहले अबू आसिम आजमी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि 24 तारीख जब नतीजे आए थे, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक सियासी ड्रामा चल रहा है और यह ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि आज शायद यह ड्रामा खत्म हो जाए, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि ड्रामा चल रहा है। कोई तस्वीर अभी तक वाजे नहीं है। अबू आसिम आजमी साहब, पहले बता दूं, मुझे आज बुलाया गया था कि बाबरी मस्जिद के फैसले पर आप लोगों का रिएक्शन क्या है, ये सोचकर मैं आया था। लेकिन अभी आपने ये पूछा तो खैर बता देता हूं मैं। लेकिन मैं असल इशू आज आया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे बात करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि जो ये ड्रामा चल रहा है, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों लोग जो हैं वो हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, फिरका परस्ती की बात करते हैं, और ये दोनों इनको बिल्कुल चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है कि महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है, डेवलपमेंट रुका हुआ है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द कोई स्थिर सरकार बने और सरकार ऐसी बने, और अगर कांग्रेस एनसीपी और दूसरे दलों के मदद से सरकार बनती है तो सबसे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना चाहिए कि किन इश्यूज पे, अगर इनके इश्यूज जिस तरह से शिवसेना के पहले इश्यूज रहे हैं या बीजेपी के जो इश्यूज रहे हैं, अगर वो इश्यूज लेकर चलेंगे, मुझे लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाती बात, उस वक्त तक सरकार को सपोर्ट करना बिल्कुल गलत होगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल अबू आसिम आजमी साहब, क्योंकि आप लोगों की भी 2 सीटें और आप लोग इत्तेहाद में थे, शिवसेना और कांग्रेस के इत्तेहाद में, क्या अगर शिवसेना और कांग्रेस शिवसेना के साथ जाती हैं तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट होगा शिवसेना को? नहीं, देखिए, हम शिवसेना के इत्तेहाद में नहीं थे। हम कांग्रेस और एनसीपी के इत्तेहाद में कोशिश किया था, लेकिन बाद में कांग्रेस से उस इत्तेहाद को भी तोड़ दिया था जी। लेकिन हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि इस देश का संविधान बरकरार रहे, और इस देश के अंदर जो लोग आज धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, वो लोग सत्ता से दूर रहें। क्या शिवसेना इन इश्यूज को छोड़ने को तैयार है? अगर चाहे जरूरत पड़ेगी हमें बुलाया जाएगा, तो इन शुरूत पर हम लोग इनसे बात करने के बाद मैं अपने लीडर श्री अखिलेश यादव जी से बात करूंगा, और उसके बाद जो फैसला वो करेंगे उस पर हम तैयार हैं। लेकिन अभी तक तो ना कोई बात हुई है, ना बुलाया गया है, ना कोई हमारे पास ऐसा कि प्रोग्राम आया है जो इश्यूज जो लेके चलते हैं वो लोग उन इश्यूज को हटाया जाएगा, तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं। पहले से हम क्यों बोल सकते हैं बात ये? बिल्कुल जाहिर सी बात है। इस बीच मेरे साथ शेष नारायण सिंह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। शेष नारायण सिंह जी, लगातार हम देख रहे हैं कि तस्वीर महाराष्ट्र की साफ नहीं हो रही, और महाराष्ट्र की सियासत जो है अभी तक बहुत गुंजान है। अभी तक ये नहीं साफ हो रहा है कि आखिर ये सियासत अब जा किस तरफ रही है। बीजेपी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन शिवसेना भी कहीं ना कहीं अभी एक तरह से सस्पेंस बरकरार है महाराष्ट्र की सियासत में। शेष नारायण जी, एक्चुअली कांग्रेस के लिए शिवसेना की सरकार को सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि
जो एंटी शिवसेना, एंटी बीजेपी वोट है वो इनके पास आया है, और अगर वो उसी के पास जाके फिर बैठ जाएंगे तो दूसरा जो इनका मेन विरोध हो रहा है वहां से हो रहा है केरल से, क्योंकि केरल में अगर इन्होंने, क्योंकि देखिए साहब इन कम्युनल ये हैं, ये बाबरी मस्जिद की तबाही को इन्होंने ओन अप किया है, और ये सारी चीजों के बाद अगर कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो गई तो जो कांग्रेस का बंगाल में भी, केरल में भी, बिहार में भी जो एक सपोर्ट बेस है उसके बारे में लोग सोच ही नहीं रहे। तो ये मुझे लगता है कि ये बाकी तो चाहे जो होगा एनसीपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कांग्रेस तो एकदम अपने को खत्म करने की तरफ जा रही है, इनकी तरफ जाती है वो तो। भाई एंटी बीजेपी फोर्सेस ठीक है, लेकिन एंटी बीजेपी फोर्सेस उन्हीं। अच्छा, दूसरा यूपी और महाराष्ट्र में शिवसेना की रिपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है, जो थोड़े बहुत वोट इनके हैं और खासे हैं, 7-8% तो यूपी में है ही हैं, और उन लोगों को जिस तरह से शिवसेना वाले बंबई में पीटते हैं लोगों को, यूपी वालों को, वो सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन कांग्रेस की होंगी, इसलिए 5-5, 6-6 घंटे मीटिंग के बाद कह रहे हैं अभी हमने फैसला नहीं लिया है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का सपोर्ट अगर आता है तो कांग्रेस के तबाही का बाइस होगा, और अगर ये सपोर्ट नहीं आता है तो फिर शिवसेना की हालत वही होगी, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। बिल्कुल। अखलाक अहमद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रही है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। देखिए अबू भाई, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस अभी अपने सब लोगों से, विधायक की जो दल की बैठक है, सारे लोगों से बातचीत की है कांग्रेस ने इस मुद्दे पर। असली जो मैंडेट सरकार ने इन दोनों पार्टियों को दिया था, शिवसेना और बीजेपी को, ये अभी तक बड़े हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे थे। बीजेपी जिस तरह से अपना जो है सिर्फ एक अहंकार उसका पूरी तरह से टूटा है। आज मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से वो एक जो है ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और उन्हें बार बार ये जल्दी थी कि दोनों जगह पर, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी हमारे सीएम बनकर आ रहे हैं। और जनता ने ये पूरी तरह से साफ तौर पर दिखा दिया कि जनता, जब तक आप एक इलाकों के मसाइल पर बात नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, तो जनता जो है जनार्दन होती है, वो इसी तरफ अर्श से फर्श पर बिठा देगी, और वही जनता ने आज साबित किया। और ये देखिए कि जरूर खामी रही कि जो मेहनत, लेकिन अखलाक साहब, महाराष्ट्र में शिवसेना अगर सरकार बनाएगी तो कांग्रेस के बगैर नहीं बना सकती है। एनसीपी चलिए सपोर्ट कर रही है, लेकिन कांग्रेस का अभी नजरिया साफ नहीं है। कांग्रेस का क्या कुछ वर्जन है वो एक तरह से साफ नहीं है। कांग्रेस के बगैर तो सरकार नहीं बन पाएगी। अबू भाई, इनका तो इतिहास रहा है जोड़ तोड़ की राजनीति करना, और अभी कश्मीर में पीडीपी के साथ जिस तरह से महबूबा मुफ्ती इनको बहुत प्यारी नजर आ रही थी, कश्मीर में यहाँ का बताओ यार, पार्टी को कहते थे सरकार बनाने से पहले, और उसके बाद 4 साल उनके साथ सरकार में कश्मीर ने महाराष्ट्र का बताओ नजरबंद कर दिया। ये इनका इतिहास रहा है। नहीं तो महाराष्ट्र में किस तरह से बनाएंगे? लगातार कई दिनों से मीटिंगें कांग्रेस कर रही है, एनसीपी के साथ मीटिंग हो रही है, शरद पवार जी के साथ मीटिंग हो रही है, अहमद पटेल के साथ मीटिंग हो रही है, लेकिन तस्वीर कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। सच्चाई यही है। देखिए, कांग्रेस कोई स्थिति साफ नहीं की है, और कांग्रेस बात कर रही है इस मुद्दे पर, और पार्टी आलाकमान जो है इस मुद्दे पर फैसला लेगा जो जनता के हक के लिए बेहतर होगा, जैसे हमेशा सोनिया जी ने लिया। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी एक माइनॉरिटी परिवार से आते हैं, और देश की सबसे बड़ी त्याग अगर किसी ने दिया तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाकर ये साबित किया कि हमें सत्ता की लालसा नहीं है। और ये कर्नाटका में भी सबूत दिया कांग्रेस पार्टी ने, सबसे बड़ी पार्टी थी, और वहां भी जो है सरकार जेडीएस की बनाई। नहीं तो यहाँ जेडीएस नहीं है महाराष्ट्र में शिवसेना है, जहां पर कांग्रेस शिवसेना का आइडियोलॉजी का मामला है, दुनिया के नजरिया का मामला है यहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना के सामने। अखलाक अहमद साहब, मैं इस बीच मेरे साथ डॉक्टर नदीम भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर नदीम, जो अभी तक महाराष्ट्र की सियासत है किस तरह से देख रहे हैं? और खासतौर से मैं अखलाक अहमद से कांग्रेस की बात कर रहा था, कांग्रेस अभी तक अपना वर्जन साफ नहीं कर पा रही है। जी हाँ, कांग्रेस बहुत ज्यादा तजब्जुब में है कि वो एनसीपी का साथ दे, और एनसीपी की और उसकी आइडियोलॉजी जो मिलती है
उसमें वो शाना बशाना होकर आगे बढ़े। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 15-16 दिन से बहुत ही ज़्यादा उलझने और मुश्किलात ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की आवाम के सामने पेश आ रही है। ये लोग अपना सियासी खेल खेल रहे हैं। बताइए, इन्होंने प्री पोल अलायंस किया था, उसके बाद इस तरह के हालात बन गए हैं कि एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं, गैर ज़रूरी बयानबाजी आती है और इसके अलावा उल्टे सीधे जुमले जो कि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से माकूल कहे जा सकते हैं। इस तरह की बातें भी देखने को मिलती हैं और शिवसेना अपनी डोमिनेंसी को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन इसमें आवाम ठगा सा महसूस कर रहा है और इसका जितनी जल्दी हो सके हल निकलना चाहिए, क्योंकि जनता मैंडेट देती है और अगर उसे उसके मैंडेट के मुताबिक गवर्नमेंट नहीं मिलती है या उसे असमंजस में, तजब्जुब में फंसाया जाता है तो जनता को ये नागवार गुजरती है बातें और इस तरह से हमारे जो लोकतंत्र है उसकी खिल्ली भी उड़ती है बाहर। हम सबसे बड़े लोकतंत्र के रहने वाले लोग हैं, हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हमारे सामने बार बार आएंगी, कभी कर्नाटक के तौर पर, कभी महाराष्ट्र के तौर पर, तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें राजनीति में यहाँ पर इन सब चीज़ों की सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है शिवम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शिवम, क्योंकि लगातार जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का एक तरह से बाजार गर्म होता है और यहां पर एनसीपी लीडर ने दावा किया है कि कई बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो एनसीपी के एक तरह से राब्ते में हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल घड़ी रहती है तमाम पार्टियों के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग की मैं भारतीय जनता पार्टी का कह सकता हूं, बाकी तो मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी अगर कोई बात होती तो भारतीय जनता पार्टी आज सरकार क्लेम कर रही होती या बोल रही होती। हमें जनता ने सबसे बड़ी पार्टी बनाकर महाराष्ट्र में पेश किया, लेकिन बावजूद उसके हमें दिखाई दिया कि हम बहुमत से दूर हैं और बहुमत तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो जाकर देवेंद्र फडणवीस जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। अब तो इन दोनों पार्टियों को, बल्कि मैं यूं कहूं तीनों पार्टियों को तय करना है कि जो अपनी आइडियोलॉजिकल खाई है उसको किस तरह से उसको भरते हैं, किस तरह से इंडिपेंडेंट लोगों को साथ लेकर चलते हैं, किस तरह से अबू आजमी साहब को साथ लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिस तरह से कोशिश की जा रही है बहुत अच्छी बात है। बल्कि शिवसेना के लिए अब मुद्दे खड़े हो गए हैं, बहुत सारी चीजें, कांग्रेस के लिए बहुत सारी बातें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि एक तरफ शिवसेना है जो भारतीय जनता पार्टी, तो शिवसेना शिवम लगातार यही कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया, इसकी वजह से उन्हें अलायंस से हटना पड़ा। लगातार इसी बात को कर रही है शिवसेना कि कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है बीजेपी। देखिए, धोखे की अगर बात होती तो 2014 में हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उसके बाद शिवसेना साथ में आई। अगर धोखे की बात होती तो 2019 में इस तरह से अलायंस में जाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, अकेले इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ती और जीतकर आती, जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। हम अपने सभी अलायंस को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और पिछले 30 साल से शिवसेना को धोखा क्या 30 साल में अब नजर आया, या 30 साल में अब वो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर, आपने देखा होगा जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई है, जिस दिन से सीटें आई हैं, उस दिन के बाद से लगातार सामना किस तरह से लिख रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, अब इनके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि दो बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी जो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इतर हैं, कांग्रेस हमेशा एक आइडियोलॉजी पर चलती आई है और शिवसेना दूसरी, अब कैसे भरेंगे इस खाई को, कैसे बात करेंगे, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा? देखिए यही चीज बिहार में भी थी। बिहार में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो क्या यहां पर ये तस्वीर शिवम नहीं बन सकती है? सियासत में देखिए कुछ भी हो सकता है शिवम, कई इस तरह की मिसालें। मैं अबू आसिम आजमी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अबू आसिम आजमी साहब, क्या आपको लगता है कि यहां पर सिर्फ लालच और जो एक मफाद परस्ती की सियासत होती है वो एक तरह से देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में? सत्ता की लालच। अरे आप ये बिल्कुल खुली हुई चीज है, सामने नजर आ रही है कि सत्ता की लालच ही तो है। अगरचे बीजेपी के पास 105 सीट है और शिवसेना के पास कम सीट है, तो अगर दोनों मिलकर नहीं मिल रहे हैं सिर्फ सीएम की सीट के लिए, और पहली बार सीएम बनना चाहिए, तो ये खुली बात है कि बिल्कुल सत्ता की लालच है और कुछ नहीं है। कितना देश को लूट लिया जाए सत्ता में बैठ करके, इसकी फिक्र है। ये फिक्र किसी को नजर नहीं आ रही है कि महाराष्ट्र में आज किसानों की हालत इतनी खराब हो गई है, जो बेमौसम बरसात से कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कारोबार खराब हो रहा है, पूरी देश की इकोनॉमिक हालत चरमरा चुकी है। अब आज आप देखेंगे किसी तरह से किसी को चैन नहीं है। आज 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। आज हम लोग डेवलपिंग कंट्री के लाइन से हट गए हम लोग। हमारा आज सारे पड़ोसियों से, हमारे जितने मुल्क के सबसे हमारे किसी से अच्छे रिश्ते नहीं है। इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक स्थिर सरकार हो जो बिल्कुल इन चीजों पे काम करे। तो बीजेपी शिवसेना तो पहले भी सत्ता में रह चुके हैं, इन्होंने क्या किया है?
और अभी फिर आप जो है सत्ता की लालच में लड़ रहे हैं लोग, तो इनका मकसद देश का विकास नहीं है बल्कि अपना खुद का विकास करना, मैं ये कह सकता हूं। शिवम कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मैं जी शिवम साहब को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 2017 में इनकी पार्टी के जो सदर हैं वो इन्हीं चीजों को लेकर जनता के बीच में गए थे और बुरी तरह से मुंह की खाकर आए थे। और मैं इस बात पर एक बात और कहना चाहता हूं कि सुनिए, जब जब युधिष्ठिर की कुर्सी दुर्योधन को दी जाएगी पुत्र मोह में, तब तब महाभारत होना तय है। सबको पता है किसके जब तक देखिए बीजेपी के साथ शिवसेना थी, तब तक उसमें बुराइयां नहीं थी शिवम। जब तक शिवसेना बीजेपी के साथ में थी उस वक्त तक ये बुराइयां नहीं दिखती थी बीजेपी नहीं, अब वो बुराइयां अभी भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुत्र मोह से अगर बाहर निकलेंगे तो चीजें बेहतर होंगी ना। चाहे पुलिस उत्तर प्रदेश, चाहे ईडी आप देख लीजिए जनाब, चाहे आप देख लीजिए, चाहे महाभारत से लेकर और अब सीधा 2019 में भी अगर आ जाएं, जहां जहां कुर्सी पुत्र मोह में दी गई वहां पर हमेशा नुकसान हुआ है। आप अखिलेश यादव जी को उठा लीजिए, आप राहुल गांधी जी को उठा लीजिए, आप इसके बाद आज आदित्य ठाकरे जी के ऊपर उठा लीजिए, तमाम जगह। आप जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, आप देखिए जोड़ तोड़ की अगर हम करते तो सरकार बनाते, पुत्र मोह में अगर होते तो सरकार बनाते। अगर सत्ता का लालच होता तो महाराष्ट्र में आज आप सरकार देखते, लेकिन नहीं है सत्ता का लालच, छोड़ दिया, बनाइए सरकार। आप लोगों ने नहीं कर पाया। आपने पिछले डिबेट में बैठकर आजमी साहब ये कहा था कि बीजेपी पैसे की थैली दिखाकर लोगों को ठगने का काम कर रही है, खरीदने का काम कर रही है। अब आप कह रहे हो कि लोग नहीं माने। आज हॉर्स ट्रेडिंग करने वाला मुल्क में कोई पार्टी नहीं है, और तब हम सरकार नहीं बना रहे। क्यों? अगर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे होते तो सरकार बनाते। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि बना पा रहे हैं क्योंकि नहीं दूसरी सामने दूसरा खड़ा है वो भी मजबूत है। ये शब्द आप ही यूज कीजिए। और मैं एक और चीज आपके लिए बता, हॉर्स ट्रेडिंग और इन सब चीजों के लिए अगर आप बात कर रहे हैं आजमी साहब, तो आपकी पार्टी का जितना भी दल उत्तर प्रदेश में है, आप ही को बता देता हूं, 2015 में जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में। आपको पता है 35 जिला पंचायत बनाए थे आप लोगों ने, दूसरे लोगों को पर्चे तक नहीं भरने दिए थे। आप महाराष्ट्र में हैं, अपनी पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में आके देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है। मैं शेष नारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। सर पार्टी को उत्तर प्रदेश देख रहा हूं, सुनिए, मेरी पार्टी कभी भी हार्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखती। मेरी पार्टी सिर्फ विकास की बात करती है और देश के पुत्र मोह की बात करती है, इसीलिए चाचा जी को बाहर फेंक देते हैं और इसीलिए 2017 में यह हाल हो मुद्दा है। आपके पास एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा, जिसमें यहाँ के भोले भाले लोग पता नहीं बेचारों को क्या हुआ है, आपके इस मुद्दे में बहक जाते हैं, लेकिन वो बाद में उनको जरूर समझ में आएगी कि देश। ठीक है। मैं शेष नारायण जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है आजमी, ठीक है, अबू आसिम साहब बात हो गई, शिवम बात हो गई। मैं शेष नारायण जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। सर, जो मैंने सवाल किया था हॉर्स ट्रेडिंग का, क्या आपको लगता है कि कोई पार्टी अब ऐसी होगी, जो दावा किया जा रहा है कि कोई पार्टी ऐसी नहीं जो हॉर्स ट्रेडिंग ना करती हो? सारी पार्टियों की नीयत खराब हो जाती है जब इस तरह का मसला आता है और जब टाइमिंग ऐसी होती है, जब सरकार बनाना मजबूरी होती है किसी के लिए। शेष नारायण साहब, गुजारिश करूंगा अबू आसिम आजमी साहब से कह दें कि उनके कमरे में टीवी जो है फुल आवाज पे चल रहा है, उनकी आवाज हमको बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि वो उनकी भी आवाज आती है कान में और टीवी की भी आवाज आती है, तो मेहरबानी करके साइलेंट पे करवा दें। जी। और दूसरी जरूरी, अब जो सियासत की बात है भाई, हॉर्स ट्रेडिंग तो सभी करते हैं, और हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ तो आलम यह है कि हॉर्सेज खुद दौड़े घूम रहे हैं। जो कांग्रेस के 44 लोग आए हैं, हमने इस महाराष्ट्र के इलेक्शन को कवर किया है, हमको मालूम है कि उनको दिल्ली से कोई मदद नहीं मिली थी। वो सारे लोग अपने बल पे जीत के आए हैं, अपने जुगाड़ पे जीत के आए हैं, और वो सारे लोग सरकार में शामिल होना चाहते हैं। उनको ये बात नागवार गुजरती है कि दिल्ली में बैठे लोग जो अपने गांव का इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो लोग उनके मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं, तो उससे नाराजगी है, वो सरकार में शामिल होना चाहते हैं। अगर शिवसेना, एनसीपी, अच्छा, उनको इनकी आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं, वो शहर मुंबई है, वो महाराष्ट्र है, वहां पे कोई भी एमएलए एमपी जो है वो सब संपन्न लोग हैं, तो वो सरकार में जाना चाहते हैं, जो सरकार में ले जाएगा। इसीलिए कांग्रेस के लिए सर्वाइवल का सवाल है। और दूसरा ये है कि जो एनसीपी है, एनसीपी को अब चूंकि शिवसेना को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है, तो अब उनसे अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब कहां पे पीडीपी ने क्या किया, वहां किया। और जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल है, पूरा का पूरा अस्तबल
हमारे बुजुर्ग जनाब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में विराजते हैं और उन्होंने एक सीपीआई नाम की पार्टी यूपी मुहा कर दी थी, पूरी पार्टी है वो अपने में दाखिल कर लिया था। तो इस तरह से ये दल बदल कराना, ये सब बुनियादी बात जो है मतलब ये है कि सियासत में आइडियोलॉजी पर समझा बुझा कर लाना और पैसे देना, इसको ऑडिटिंग कहते हैं। समाजवादी पार्टी ने कभी हाउस ट्रेडिंग नहीं किया है, आप ऐसी बातें मत कीजिए। सबसे ज्यादा इस देश में हाउस ट्रेडिंग करने वाली पार्टी बीजेपी है। आपने देखा नहीं किस तरह से बड़े बड़े लोगों को तोड़ के ले गए, एक तरफ ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर और थैला दिखाकर, लालच दिखा करके आज अच्छे अच्छे लोगों को ले जा रहे हैं जो बिल्कुल बीजेपी को पसंद नहीं करते, लेकिन डर के मारे और पैसे की लालच में जा रहे हैं उनके पास। आप क्या समाजवादी पार्टी की बात करते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, शेष नारायण जी तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, हम उनको देख देख कर ही पढ़ कर ही बड़े हुए हैं, और अबू आजमी साहब भी काफी तजुर्बेकार हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आजमी साहब, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करते समाजवादी वाले। ये तो क्या करते हैं कि सीधा गन दिखा के उठाकर गाड़ी में पूरा उठा के ही ले आते हैं, उनको पैसे वैसे नहीं देते ये लोग। इनका हॉर्स ट्रेडिंग ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत पर ही बात कर ली जाए। शिवम, महाराष्ट्र की सियासत पर बात कर ली जाए। मैंने ये सवाल सिर्फ इस वजह से उठाया था कि इससे पहले कई और स्टेट में हम देख चुके हैं ये सूरत हाल, जहां पर जब सरकार बनानी होती है तो जोड़ तोड़ की सियासत होती है। इससे पहले कर्नाटक में हमने इससे पहले देखा, केरल में हमने देखा, बिहार में हमने देखा, तो इस तरह की सियासत होती रही है। गोवा में देखो, गोवा मणिपुर में बीजेपी बाबा साहेब ने इस संविधान को बनाया इस तरह से है, और चीजें सारी एक सरकार बनी थी झारखंड में, एक श्रीमान जी एमएलए थे, एक पार्टी, एक अपनी इंडिपेंडेंट थे मधु कौड़ा, और कांग्रेस ने उनको सपोर्ट करके चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इन लोगों को सियासी जमातों का क्या। और अबू आजमी साहब ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि उनके आवाज के साथ साथ उनके कमरे का टीवी भी पूरा फुल ब्लास्ट बज रहा है, तो उनकी आवाज समझ में किसी को नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर कुछ टीवी का आवाज जा रहा हो तो उससे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसे थोड़ा सा सही किया जाए। मैं अखलाक अहमद आपके पास आना चाहूंगा। अखलाक साहब, कहीं ना कहीं कांग्रेस पशोपेश में है, कांग्रेस के ऊपर एक तरह से दबाव भी है। कांग्रेस ये चाह भी रही है कि अगर हम शिवसेना की सरकार बाहर से ही सपोर्ट के साथ अगर बनवा देते हैं तो बीजेपी को एक तरह से हम नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। अखलाक साहब, अबू भाई आप बात को समझिए, कांग्रेस पशुपोष में नहीं है, पशुपेश में बीजेपी है सबसे ज्यादा। और मैं अबू भाई की बात से मुत्तफिक हूं, अगर देश में सबसे ज्यादा हाउस ट्रेडिंग की है तो कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने जो है महबूबा मुफ्ती को साथ में मिलाया और उसको देशद्रोह वाली पार्टी बताते हैं जैसे ही सेंटर के इलेक्शन आते हैं। अब आइए कर्नाटका में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, और यहां पर भी पूरी तरीके से ये लोग सरकार बनाने में सिर्फ बड़े हिस्सेदारी के लिए लड़ाई, लालसा की लड़ाई पूरे दुनिया देख। नहीं, अखलाक अहमद साहब, कांग्रेस शिवसेना का सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस शिवसेना का सपोर्ट कर रही, कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट कर सकती थी। अगर आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो शिवसेना और बीजेपी की आइडियोलॉजी में क्या फर्क है? देखिए, बातचीत का दौर चल रहा है और कांग्रेस ने हमेशा देश हित की बात की है, और अगर सारे लोग मिलकर अगर जनता के उनके एमएलए चले जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन अभी ठीक है। मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि वो स्काइप से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम हो रही। मैं डॉक्टर नदीम ये कह रहा था, मेरा सवाल अखलाक साहब से यही था कि जिस तरह से वो शिवसेना का कांग्रेस सपोर्ट कर रही है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी जा सकती थी, क्योंकि मामला तो असल आइडियोलॉजी का है, और शिवसेना और बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो तो एक ही है, हिंदुत्व। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। दोनों की आइडियोलॉजी तकरीबन एक है, और बल्कि ये भी समझ में नहीं आता कि किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा तेज़ है और किसकी धीमी है, मध्यम है या हल्की है। तो यहाँ कांग्रेस की मजबूरी बन गई है कि वो किसी भी तरीके से सत्ता के अंदर हिस्सेदारी चाहती है। सियासत बदल गई महाराष्ट्र की। गवर्नर ने एनसीपी को सुनिए, एक नई खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। जी सर, एनसीपी को उन्होंने कह दिया कि आप आइए सरकार बनाने। शिवसेना फेल हो गई है। गवर्नर साहब क्या करेंगे? गवर्नर साहब भी तो प्रॉब्लम है ना। अरे गवर्नर साहब भी इतने दिन से परेशानी में है, कोई दावा ही पेश नहीं कर रहा है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि शिवसेना एक तरह से प्रूव नहीं कर पाई, तो तीसरी जो बड़ी पार्टी एनसीपी है, अब गवर्नर साहब ने उसे एक तरह से वक्त दे दिया है।
अब उसे एक तरह से अपना दावा जो है उसे एक तरह से वो करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिलचस्प होती जा रही है महाराष्ट्र की जो सियासत है। पिछले 15-16 दिन से सब कुछ दिलचस्पी चल रहा है, बार बार कभी ऊट इसका बिल्कुल डॉक्टर नदीम मैं इस वक्त आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त राजीव झा एनसीपी लीडर है, वो हमारे साथ जुड़ गए। राजीव झा, इस वक्त न्यूज 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि अब महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने एनसीपी को अब एक तरह से दावत दी है कि एनसीपी महाराष्ट्र में सरकार बनाए। बीजेपी फेल हो गई, शिवसेना फेल हो गई, अब बारी एनसीपी की है। राजीव झा जी, एनसीपी को दिया है ऐसा तो मेरी समझ में नहीं है। नहीं, ये अभी खबर आई है, बता रहे हैं। मैं आपको अपडेट कर दूं। शेष नारायण साहब हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने अपडेट किया। ये बिल्कुल ब्रेकिंग खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर है ये। इस विषय में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता जी। ये उर्दू को बोलिए मेरे को कॉल करने के लिए, उनके पास में। ठीक है राजीव झा जी, लेकिन ठीक है राजीव झा जी, लेकिन जो बात कल से चल रही कि शिवसेना के साथ एनसीपी जाएगी, अभी वो तस्वीर भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। प्रेम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बताइए कितनी ज्यादा उलझन में पड़ गए हैं गवर्नर। इस दिशा में हमारे वरिष्ठ नेता निर्णय ले रहे हैं और महाराष्ट्र के हितों को, महाराष्ट्र की जनता के हितों को सर्वोपरि मानते हुए जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा हमारे नेतृत्व आदरणीय शरद पवार जी के द्वारा। नहीं, लेकिन फैसला लेने में बहुत टाइम लग रहा है। देखिए, अगर यह फैसला पहले हो गया होता तो शायद शिवसेना को एक तरह से बुलाया गया था, दावत दी गई थी और शायद वो सरकार बना लेती। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तस्वीर राजीव झा जी साफ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अब दावत गवर्नर ने एनसीपी को दी है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को, देश की जनता को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का हित सर्वोपरि है। हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी, जिनका 50 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है और महाराष्ट्र के हितों को उन्होंने हमेशा से संरक्षित किया है और विकास पुरुष के रूप में रहे हैं जी। वो जो निर्णय जिस समय महाराष्ट्र के हित के लिए जरूरी होगा उस समय वो निर्णय लिया जाएगा। मैं अबू आसिम आजमी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अबू आसिम आजमी साहब, जो खबर अब आई है, क्या आपको लगता था चुनाव से पहले कि इस तरह के नतीजे होंगे या इस तरह के नतीजों के बाद इतने ज्यादा पेचोखम होंगे, इतना ज्यादा उतार चढ़ाव महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलेगा? दो पार्टियां तो फेल हो गई, बीजेपी शिवसेना दोनों का दावा एक तरह से रिजेक्ट हो गया, अब बारी एनसीपी की है। अबू आसिम आजमी साहब, लोकतंत्र है, कभी नहीं था क्योंकि अहंकार इतना ज्यादा बीजेपी में था कि यहाँ के मुख्यमंत्री कहते थे कि हम मुंबई की 36 सीटों में एक ही सीट शायद हार जाए, बाकी सब सीटें चुन के आ जाएंगे। कह रहे थे कि 288 में 230 सीटें बीजेपी अकेली चुन के आएगी। ये अहंकार था, अहंकार आ गए रास्ते पर और अब सरकार नहीं बना पा रहे हैं। एक थैले के चट्टे बट्टे भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने अच्छा सबक सिखाया है। आप जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बहुत अच्छा सबक सिखाया पवार साहब दिया है। महाराष्ट्र की जनता अच्छा सबक सिखाया पवार साहब राजनीति के जनता के साथ बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। मैं जब झारखंड का एक आदमी, झारखंड का एक एमएलए कोआ बन सकता है चीफ मिनिस्टर, तो पवार साहब के पास तो 50-60 सीटें हैं। पवार साहब जोड़ तोड़ करिए, बनाइए सरकार, बढ़ाइए बीजेपी को, हटाइए शिवसेना को। बिल्कुल। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अब एनसीपी को सरकार बनाने के लिए एक तरह से दावत दी है और लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सियासत है वो एक तरह से करवटें ले रही है। आखिर होगा क्या? महाराष्ट्र में जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठने जा रहा है, ये अभी एक तरह से जबरदस्त सस्पेंस बरकरार है महाराष्ट्र की सियासत में। इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शेष नारायण साहब, जो खबर आपने ब्रेक कराई थी सबसे पहले आपके जरिए ही मुझे पता चली और अब वो खबर हमारे यहां भी चल रही है, किस तरह से अब महाराष्ट्र की सियासत को देखा जाए? शिवसेना, बीजेपी सब फेल हो गई, जो दो बड़ी पार्टियां थी वो फेल हो गई, अब बारी एनसीपी की आ गई। शेष नारायण साहब, अब कैसे देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत को? अब शरद पवार ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं जी
अब वो शिवसेना को, इसमें दो राय नहीं है कि शिवसेना को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस के सामने कोई रास्ता नहीं। उसके एमएलए जो हैं, इनके टॉप लीडरशिप को कोई घास नहीं डाल रहे। इन्होंने इलेक्शन में न पैसा दिया, ना उनको कोई मदद की, कोई न प्रचार करने गया, तो अपने बल पे जीत के आए हैं वो। तो कांग्रेसी तो जाएंगे ही, इनका लीडरशिप चाहे चाहे न चाहे। बहरहाल लुब्बो लुबाब ये है कि अब शरद पवार तय करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि एनसीपी ने पहले ही कह दिया था कि भाई हम किसी आपकी पार्टी शिवसेना किसी सीनियर लीडर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे क्लेमेंट थे, तो उनको तो उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो अब शरद पवार तय करेंगे, क्योंकि अभी ये कि इस प्रेसिडेंट रूल नहीं लागू हुआ है, शरद पवार के हाथ में बाजी फुल आ गई है, तो अब वो अपनी शर्तों पे करेंगे। लेकिन चूंकि मूल बात जो है मेरी समझ में जो जितनी सियासत आती है उसमें यह है कि वो अब इनको बताएंगे कि भाई हमारे कॉल पे आप आए हो, अब आप आइए और आप सरकार बनाइए। और कांग्रेस की मजबूरी यह है कि कांग्रेस की लीडरशिप का कोई वहां, ये वेणुगोपाल और अंटनी ये जो प्रकट हो जाते हैं चुनाव के टाइम में इनको फैसला लेने के लिए, तो इनकी कोई वहां हैसियत नहीं है। वो जो एमएलएज हैं उसमें से उनके बड़े नेताओं को छोड़ दो, अशोक चौहान और इन लोगों को, पृथ्वीराज चौहान को, तो करीब 30-35 उसमें बनाया क्यों नहीं सरकार? 30-35 उसमें जो है वो जो भी सरकार बनाएगा उसी के साथ चले जाएंगे। ये एक सच्चाई है महाराष्ट्र की आज की तारीख। बिल्कुल। अखलाक अहमद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अखलाक साहब देखिए, अब जो एक तरह से हो गई थी बीच में, माफ। अखलाक साहब, अब जो कमान है वो एक तरह से शरद पवार जी के पास आ गई। अब गवर्नर ने दावत दे दी है शरद पवार जी को, एनसीपी को, कि अब वो सरकार बनाकर दिखाएं या सरकार के लिए एक तरह से दावा पेश करें। क्या कांग्रेस अब खुलकर आएगी? बिल्कुल, वो तो प्रोटोकॉल है। देखिए, वो तो एक तरीका है कि जब तक बीजेपी सरकार नहीं बना पाई और शिवसेना नहीं बना पाई, तो एक इन्हें चांस दिया। अब तीसरा, जैसे सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी एनसीपी है, तो वो उस पर सीनियर लीडरशिप और आला कमान देखेगी कि देश हित के लिए और जनता की हित के लिए जो फैसला होगा वो जिस तरह से अब देखने का टाइम नहीं बचा है अखलाक साहब। अब फौरन डिसीजन लेना होगा, अब देखने का टाइम नहीं बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जो जनता के हक में फैसला ले सकते हैं, जिन शर्तों के, देखिए हमारा तो इतिहास रहा है, हमने लालसा की राजनीति नहीं करी है। ये लड़ाई सिर्फ लालसा की थी, वहां पे बड़े हिस्सेदारी के लिए लोग लड़ रहे थे। चुनाव का परिणाम घोषित होने के 24 तारीख को चुनाव का परिणाम घोषित होता है, और घोषित होने के बाद आज तक सारा समय लोकतंत्र का और महाराष्ट्र की जनता का बर्बाद किया भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल सही, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र के लोगों का, महाराष्ट्र की जनता का सारा समय बर्बाद किया है अभी तक। बिल्कुल सही बात कही है। नहीं, लेकिन राजीव झा जी, नतीजों के फौरन बाद ही एनसीपी और शिवसेना की मुलाकातें शुरू हो गई थी। आखिर बात क्यों नहीं बन पाई? शिवसेना और एनसीपी की बात क्यों नहीं बन पा रही है? लोग इनके साथ आ जाता है, वो पवित्र हो जाता है। नहीं हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि महाराष्ट्र की जनता ने लोकतंत्र में मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को सरकार बनाने का, और हमें विरोध में बैठने का मैंडेट दिया है। उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको सरकार बनाने का अवसर दिया, और बड़े ही धैर्य और राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए, महाराष्ट्र की राजनीति की गंभीरता को समझते हुए बड़े धैर्य के साथ इस समस्या के समाधान की दिशा में जब भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई, तो उन्होंने एक सकारात्मक कदम उठाया है। शिवम, क्या महाराष्ट्र की सियासत अब किस तरफ जा रही है? महाराष्ट्र में क्या आपको लग रहा है कि कोई सरकार बनेगी भी या नहीं बनेगी, या वहां पर अब प्रेसिडेंट रोल के कुछ अभी इशारे मिलने लगे हैं? क्योंकि एक मौका शिवसेना के पास था, एनसीपी और कांग्रेस अगर सपोर्ट करती तो एक सरकार सेटअप हो सकती थी, लेकिन अब क्या लग रहा है? अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब बाकी पार्टियों के ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी जाती है कि वे अपनी सरकार फॉर्म करें। उसमें शिवसेना तो पहले ही फेल हो चुकी है। बात एनसीपी सरेंडर कर दिया है।
इस्तीफा NCP नहीं पर दिया आने है, के इस्तीफा नहीं दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत देर की डिबेट से मुझे ऐसा लग रहा है कि 105 सीटें एनसीपी की हैं। ऐसा लग रहा है मुझे 105 सीटें अबू आसिम आजमी साहब लेकर बैठे। अरे भाई, जनता ने सबसे ज्यादा दिया है, हमें दिया है सबसे ज्यादा सीटें लेने के बाद सबसे ज्यादा सीटें हमें दी है जनता ने। अरे साहब, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे 105 सीटें आपको मिली हो। और दूसरी चीज मैं क्या कहता हूं, समर्पण नहीं कहते इसे, अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज ना करना कहते हैं इसे। आत्मसमर्पण। अब आप देखिए ना, अब आपको डिसाइड, अब एनसीपी को डिसाइड करना पड़ेगा, कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि जहां एक तरफ वीर सावरकर जिंदाबाद बोलने वाली शिवसेना है और आप लोग उस बात को बिल्कुल मना करते हैं, तो आप कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे? सत्ता के लालच में अब आप करेंगे क्या? और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस का इतिहास है, आप चाहे चरण सिंह जी की सरकार उठा लीजिए, चाहे चंद्रशेखर जी की सरकार उठा लीजिए, ये बाहर से अंदर से समर्थन बहुत देते हैं, लेकिन 3 महीने 4 महीने 6 महीने में उसके बाद किसी ना किसी तरह से कह के कोई ना कोई बहाना बना के समर्थन खींच लेते हैं। आप देखिएगा, नहीं मुझे कहानियां बताने की जरूरत नहीं है। कहानियों से बात नहीं मैं तो चलेगी, कहता हूं आपकी सरकार को, की बात कहता हूं आपकी सरकार का छल प्रपंच इधर उधर की बात आप मत कीजिए। मुझे तो अब जिम्मेदारी इस बात की आप पर फेल हो गए। जो कौन करेगा? ठीक है, एक एक करके बात कर लीजिए। देखिए, अखलाक साहब मैं आ रहा हूं, अखलाक साहब आ रहा हूं। भारतीय जनता ठीक है शिवम, बात हो गई। राजीव झा जी, बात हो गई। मैं अबू आसिम आजमी साहब आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, बात हो गई, सबकी बात हो गई। मैं अबू आसिम आजमी साहब, क्योंकि अब गवर्नर ने एक तरह से न्योता जो दिया है, दावत जो दी है, वो एनसीपी और शरद पवार जी को दी है। क्या लग रहा है अबू आसिम आजमी साहब, क्या अब ऐसी हालत में जो सेकुलर पार्टियां हैं, क्योंकि लगातार आपने शरद पवार जी की और उनकी लीडरशिप की तारीफ की है, क्या अगर इस तरह की तस्वीर बनती है तो अबू आसिम आजमी साहब सपोर्ट के लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे बहुत खुशी है और मैं ये बहुत मजबूती से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल लीडरों में सबसे बड़ा कद अगर आज किसी का है, चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब में सबसे बड़ा कद अगर किसी का आदरणीय शरद पवार जी का कद है। ये सबको मानना पड़ेगा, एवं ये अपोजिशन भी इस बात को मानने को तैयार होगा। और पवार जी के हाथ में अब ये अगर चांस आया है तो देखिए, सब मिलाकर के तकरीबन सिर्फ 16 आदमी कम पड़ते हैं। पवार साहब बहुत होशियार आदमी है, लाएंगे 16 आदमी यहाँ वहां से निकाल के, 16-17 लोग। और पवार साहब को मैं बधाई दूंगा कि वो एक सेकुलर सरकार बनाए। बहुत हो गया सांप्रदायिक। ठीक है, इस वक्त रोकना चाहूंगा। अजीत पवार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ले चलता हूं इस पीसी में। आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सगळे सहकारी सकाळी 10 वाजल्यापासून अनेक आमदार, ठीक है, अभी मराठी में बोल रहे हैं, जब हिंदी में बोलेंगे या इंग्लिश में तो हम चलेंगे। अबू आसिम आजमी साहब, ठीक है, अबू आसिम आजमी साहब जी, आजमी साहब कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था जी कि पवार साहब राजनीति के चाणक्य हैं और ही इज ए वेरी सीनियर एक्सपीरियंस लीडर, और अब उनको अच्छी तरह मालूम है कैसे सरकार बनाना। अब वो सरकार मुझे लगता है कि जरूर बना, 15-16 कम पड़ते हैं, उनके बाएं हाथ का खेल है। जो उनके ही लोग टूट के गए हैं, वो आएंगे, कहेंगे शरद पवार साहब मैं क्षमा चाहता हूं, गलती से चला गया था। कांग्रेस के लोग भी हैं कुछ, सबको सत्ता में आना है तो सब आ जाएंगे और सरकार बन जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर शरद पवार साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मुझे लगता है, मुझे अखिलेश यादव साहब जरूर कहेंगे कि तुम सपोर्ट करो, तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल शिवम, देखिए जितनी देर में हमने खबर ब्रेक की, उतनी देर में अबू आसिम आजमी साहब ने इस जोड़ घटाकर भी देख लिया कि कितनों की कमी पड़ रही है। देखिए, राजनीति में आमतौर पर परिदृश्य बदल जाते हैं, लेकिन आपके शो पर बैठे बैठे परिदृश्य बदल गया। मतलब इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते थे वो कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग से आते हैं, ऐसे आते हैं, वैसे आते हैं, और जब मामला शरद पवार जी पर आया तो आजमी साहब कह रहे हैं कि देखिए वो जो है बहुत ही डायनामिक लीडरशिप है उनके पास, वो बाएं हाथ का खेल है उनका, 16 को लेकर आएंगे। वो कैसे लेकर आएंगे? वो शरीफ आदमी है, वो शरीफ आदमी ऐसा काम नहीं करते। अच्छा, वो बहुत शरीफ आदमी, उनका कैरेक्टर बहुत साफ सुथरा रहा है, कभी बहुत सही कहा आपने। मतलब ये तो आधे घंटे में ही आपने परिदृश्य बदल दिया। बिहार में सरकार बनाया, देखिए किसानों के लिए किसानों के लिए क्या किया है एनसीपी ने, वो पर्सनालिटी पे डिपेंड है ना, किसानों के लिए कौन कैसा किसका कैरेक्टर है, अजीत पवार रहे हैं जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सबको पता है। मेरे मित्र एनसीपी वाले बैठे हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए क्या करते हैं ये। अजीत पवार जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, किसान उनके पास गए और किसानों ने पूछा कि साहब डैम में पानी नहीं है, क्या कर दूं?
तो मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन अजीत पवार जी ने कहा था मैं पवार साहब का परिवार बहुत बड़ा किसान है, बता देता हूँ 2015 ये सब बातें किसानों के लिए आपने किस तरह की बयानबाजी और संवेदनहीनता दिखाई थी, सबने देखा है। ठीक है, बात सुनिए आप, देखिए हम तुम्हारे साथ हैं, पवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, एक एक करके बात कीजिए। मैं देखिए सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बात कीजिए। डिबेट बहुत अच्छी चल रही, बस एक एक करके बात कीजिए, सारे लोग एक साथ मत बोलिए। शिवम जल्दी से बात पूरी कीजिए। मैं शेष नारायण जी आपके पास आ रहा हूँ, राजीव झा मैं आपके पास भी आता हूँ उसके बाद। जी शिवम जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी अगर अब एनसीपी पे आई है तो ठीक है, अब इसको आगे बनाएं, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा, आइडियोलॉजिकली दो पार्टी विद डिफरेंस हैं बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी और जहां तक शिवसेना की बात है, आइडियोलॉजी सेम है। अब ये कैसे कॉमन मिनिमम चलाते हैं, इनका खुद शिवसेना का हिंदुत्व पे क्या एजेंडा है, वीर सावरकर पर क्या एजेंडा है, क्या जब वीर सावरकर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उद्धव ठाकरे तो बराबर में बैठे हुए एनसीपी के लोग लगाएंगे क्या? और जहां तक एक सरकार में एक एजेंडा सेट हुआ था कि उनको भारत रत्न देने की बात होगी, ठीक है, इन चीजों पर एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अजीत पवार ने उसमें कहा है कि हमें गवर्नर की तरफ से दावतनामा और लेटर आया है। लेटर किस लिए आया है? 8:30 बजे के बाद उन्होंने कहा था कि वो मिलने के लिए वो निकल चुके हैं, गवर्नर के पास मिलने जा रहे हैं, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि किस लिए बुलाया गया है अभी ये चीज एक तरह से क्लियर नहीं, सस्पेंस है। वो एनसीपी का जो डेलीगेशन है वो गवर्नर से मिलने के लिए निकल चुका है, यानी जो तस्वीर है वो अभी भी मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। सस्पेंस कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत पर एक तरह से अभी भी बरकरार है। मैं शेष नारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। सर ये मसला हल कैसे होगा, और आपको क्या लगता है कि डेडलाइन एक तरह से निकलती जा रही है, यूं कहा जाए कि बहुत करीब है डेडलाइन, क्या कुछ होगा महाराष्ट्र की सियासत में? अगर कोई सियासी पार्टी गवर्नमेंट सेटअप नहीं कर पाती, गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, तो फिर आगे क्या होगा शेष नारायण जी? तो प्रेसिडेंट रूल होगा, प्रेसिडेंट रूल होगा। लेकिन अभी आपने देखा कि अबू आसिम आजमी साहब ने यही बैठे बैठे शरद पवार को सपोर्ट अनाउंस कर दिया। जी अरे भाई ये कौन है, इनको कहिए चुप रहें। नहीं ठीक है, खामोश हो गए। कौन है ये? जी देखिए इसमें ऐसा है कि एक सरकार बनी थी यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह की, बिल्कुल जी। तो हम क्या कह रहे हैं भैया, हम कोनो पार्टी थोड़े ही है यार, हमारी बात सुनना तो सुनो, नहीं तो जय हिंद करो। नहीं सपोर्टर सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं जी। तो आप सुनने को तैयार हो तो बोलूं मैं। दिल्ली में एक सरकार बनी थी बीपी सिंह की, अबू हुरैरा साहब, और उस सरकार को बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था और सीपीएम ने भी सपोर्ट किया था। तो इसलिए अगर शिवसेना की सरकार बनती है, इनकी एनसीपी की सरकार बनती है, तो उसको सपोर्ट कर देंगे। दोनों धुर विरोधी थे। और जहां तक सावरकर की बात है, ये राजनेता हैं बाबू, ये हर 5 मिनट में बयान बदलते हैं। सावरकर कोई उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार थे? अरे उन्होंने हिंदुत्व तो लिखा था, आरएसएस की स्थापना उसके बुनियाद पर हुई थी, वो तो ऐसे ही चला रहे थे उनको। और बाबरी मस्जिद की जो शहादत है जी, उसकी वजह से ये सारे लोग यूनाइट हुए थे। अब वो मुद्दा इनके हाथ से निकल चुका है, इनको नया खेल तलाशना होगा। तो इसलिए इसमें हम लोगों को तो केवल एंजॉय करना है, इनकी चकरघिन्नी देखते रहें, अपना कोई ज्यादा भूमिका नहीं है। हम लोग नेताओं की चकरघिन्नी का मजा लेंगे, और आप भी और हम भी। बाकी ये सब सियासत ना है, इनको खेलने दीजिए। शिवम क्या लग रहा है कि जो राम मंदिर वाला एक पॉइंट जो शेष नारायण जी बता रहे हैं कि एक इशू था वो अब खत्म हो गया, और जाहिर सी बात है कि शिवसेना भी चाहती थी कि उस इशू को बुनाया जाए, बीजेपी भी उसे बुनाना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस इशू में बीजेपी एक तरह से 20 निकल गए और बीजेपी ने एक तरह से उसमें पाला मार लिया। क्या लगता है कि अब और देखिए नवाब मलिक साहब के इस वक्त पीछे आ रही, ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, वरिष्ठ है, उस बात को तो मैं बिल्कुल एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, वहां भी जाएंगे जी। राजीव झा जी क्या कह रहे हैं आप? राजीव झा जी, मैं ये कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद का पटाक्षेप कर दिया और भारतीय जनता पार्टी हाथ मलती रह गई जी।
देखिए कुछ महीने की सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया। ये मामला और नतीजे आने ठीक है। नवाब मलिक को सुन लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है एनसीपी। नवाब मलिक को सुनते हैं। नवाब मलिक जी को। जी जी। महाराष्ट्र की जनता को अपेक्षा है कि महाराष्ट्र में कोई सरकार बने। बहुमत भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के महायुति को था, लेकिन दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री के पद को लेकर रस्सा खींची के कारण वे दोनों पार्टी अलग हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए असहमति दर्शाई। दूसरे बड़े दल के नाते शिवसेना को निमंत्रित किया गया। उन्हें 24 घंटे के भीतर सत्ता स्थापन करने के लिए सहमति पत्र की मांग की गई थी। आज सुबह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता बैठकों का दौर कर रहे थे और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ आघाड़ी करके महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गई थी। कोई पर्याय सरकार बनाने के लिए हम निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ बैठकर सामूहिक निर्णय लेंगे, ये हमारी भूमिका पहले दिन से है। कांग्रेस पार्टी की भी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के नेताओं को भी बुलाया और उसके बाद उन्होंने फैसला किया। पवार साहब से बात भी हुई उनकी और उन्होंने ये कहा है कि आगे हम पवार साहब से बात करके कोई अंतिम निर्णय पर जाएंगे। उसके बीच जो नया घटनाक्रम है, शिवसेना राज्यपाल महोदय से मिली, उनसे समय मांगा कि हम अन्य दलों से बात कर रहे हैं, हमें समय बढ़ाकर दिया जाए। लेकिन राज्यपाल महामहिम ने स्पष्ट कर दिया कि हमने आपको 24 घंटे का समय दिया था, जिसमें विधायकों की दस्तखत, उनके नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर होना चाहिए। निश्चित रूप से 24 घंटे के भीतर तीनों पार्टियों के बीच में जिस तरह से सहमति बननी चाहिए थी, या विधायकों की दस्तखत जमा करने के लिए समय बहुत कम था, जो राज्यपाल महोदय ने समय दिया उनको उन्होंने मर्यादा ख़त्म हो गई, इस तरह कह के शिवसेना को जानकारी दी है। हमें भी बुलाया गया है, हमारा एक शिष्टमंडल राज्यपाल महोदय के पास गया है। हमें जानकारी है कि वे हमें सरकार बनाने का न्योता देने के लिए बुलाए हैं। निश्चित रूप से आज हमारे नेता राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गए हैं। जो पत्र राज्यपाल महोदय देंगे उसके अनुसार हम कांग्रेस पार्टी से पुनः चर्चा करके किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति को हम आगे कोई स्थिर सरकार बने उसके लिए प्रयास करेंगे। आज पत्र मिल रहा है, ठीक है। कल कांग्रेस से जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि ठीक है। राजीव झा जी, कांग्रेस के साथ अब मिलकर एनसीपी दोबारा से एक बार गौर फिक्र करेगी इस पूरे इश्यू पर जो महाराष्ट्र की सियासत चल रही है। अब गेंद एक तरह से शरद पवार जी के पाले में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनसीपी और कांग्रेस युति में चुनाव लड़ी थी और दोनों अलायंस पार्टनर हैं और युति धर्म का पालन करते हुए आपस में राय मशवरा के बाद एक निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया है। और पवार साहब जिनका राजनीतिक जीवन 50 वर्ष का रहा है, जिन्होंने राजनीति में सुचिता और विकास की राजनीति की है, उनके संरक्षण में महाराष्ट्र का भविष्य सुरक्षित है। नहीं, लेकिन डिजिट तो नहीं आ रहे ना, डिजिट जादुई आंकड़े तक तो नहीं पहुंच रहे। राजीव झा जी, आप कांग्रेस मिला दीजिए, एनसीपी मिला दीजिए, अदर्स को भी मिला दीजिए, जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच रहे हैं। फिर आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी शिवसेना की। अभी समय बताएगा। अभी देखिए आगे क्या आगे होता क्या है। ठीक है। अबू आसिम आजमी साहब, पूरी कोशिश के बाद भी एनसीपी, कांग्रेस और अदर्स भी मिल जाते हैं। जो आपने जोड़ घटाव जो किया था, कहीं ना कहीं जरूरत फिर पड़ रही है शिवसेना की। नहीं, देखिए मैंने अभी टीवी पे देखा था कि 7 से 8 बीजेपी के लोग शरद पवार साहब के कांटेक्ट में हैं। ये न्यूज थी। 16 कम थे, अगर 8 आ गए तो कितने 8 और कम पड़े।
8 और कम पड़े तो अंदर अंदर कोई न कोई और होगा जो संपर्क में होगा। और जो गए हैं बीजेपी के पास वो हैं कौन? वो असली राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले तो हैं जो गए हुए हैं। वो तो सत्ता की लालच में वहां चले गए थे, लेकिन अब उस लालच में यहाँ आ जाएंगे। इनका जैसा अभी हमारे पत्रकार भाई ने कहा, राजनीति लोगों को भरोसा रहता है क्या? मैं बिल्कुल ही कह रहा हूँ, वहां गए यहाँ आ जाएंगे वो, और शरद पवार साहब के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी, ये हमें उम्मीद है। और हम दुआ भी करते हैं ऐसा कुछ हो जाए। शिवम, जो मैंने देखे डिबेट के शुरू में जो बात कही थी कि ये बहुत नाजुक वक्त है तमाम पार्टियों के लिए, और अब आसिम आजमी साहब जो बात कह रहे हैं, या जिस तरह से शरद पवार जी वाकई में बहुत मंझे हुए खिलाड़ी सियासत के हैं और अब गेंद उन्हीं के पाले में है, तो जाहिर सी बात है एक बार वो कोशिश करेंगे कि वो डिजिट जो है उसे जुटा पाए। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ, आजमी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मंझे में देखना पड़ेगा बाकी पार्टियों को, देखना पड़ेगा बाकी पार्टियों को, देखना पड़ेगा शिवसेना को किस तरह से ये चीजें आगे जाएंगी। शरद पवार जाएंगे और बात करेंगे सकारात्मक राजनीति और विकास की राजनीति के पर्याय। और देखिए, मैं कहता हूं रहने दीजिए नकारात्मक और ये राजनीति और स्वच्छ राजनीति छोड़िए, ये ठीक है, ये कोई रैली थोड़ी ना है, आपके पास सीटें हैं, सकारात्मक राजनीति के पर्याय है आदरणीय मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इशू सिर्फ यही है कि आप पहले सरकार बनाकर फॉर्म कर आगे बढ़िए तो सही। अभी तो कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, आगे क्या होने वाला है, कितने दिन आप चलने वाले हो, कैसे चलेगी ये तीन पहियों वाली सरकार, बहुत सारी मिलने वाला है सामने है। ठीक है, मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक जो तस्वीर लग रही है ऐसे में राह तो बहुत मुश्किल लग रही है, लेकिन शरद पवार जी का जो तजुर्बा है, क्या आपको लगता है कि वो तजुर्बा यहां पर काम आएगा? शरद पवार जी का तजुर्बा तो काम आएगा, 50 साल का उनका सियासी जीवन रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, और वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े सियासतदान भी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, वो ये है कि राज्यपाल साहब जो हैं वो जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होती हैं उसका लगातार पालन कर रहे हैं, और एक के बाद दीगर पार्टी को बार बार न्योता दे रहे हैं, और वो कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो जाए, तो मैं इसे बहुत बेहतर मानता हूं, और अगर ऐसा होता रहा अगर माजी के अंदर तो बहुत बेहतर होता, और अगर आइंदा भी होता है इस तरह की पहल, जिस तरह की भगत सिंह कोश्यारी जी जैसा सीनियर लीडर भी रहे वो और फौजी भी रहे, अगर वो इस तरह की पेशकश कर रहे हैं तो इसका हमें अखलाक अहमद मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अब शरद पवार जी के पाले में एक तरह से गेंद आ गई है, और अब कांग्रेस के लिए भी एक तरह से आसानी होना चाहिए। अभी तक कांग्रेस बहुत पसोपेश में थी, लेकिन अब एक तरह से उसके लिए राह आसान होगी, बहुत राह आसान होगी। एनसीपी जो फैसला लेगी हम उसके साथ है, कांग्रेस का क्लियर कट स्टैंड है। और दूसरी बात ये देखिए, आज सत्ता के लिए जो आस्था की राजनीति का जो अंत दरवाजे बंद हुए हैं, बीजेपी को अपने अहंकार से बाज आ जाना चाहिए। उन्हें जनता के असल मुद्दों पर, ये जनता ने हरियाणा में भी महाराष्ट्र में भी साफ तौर पे दिखा दिया कि जनता के अगर इलाके के मसाइल जो हैं, रोजमर्रा की जिंदगी, रोटी कपड़ा मकान, किसान मर रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ डेप्ट था सरकार पे 2014 में जब छोड़ा था, और आज 5 लाख करोड़। मैं शेष नारायण साहब, मैं एक लास्ट कमेंट सर आपसे लेना चाह रहा हूं। सर, आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत अब किस तरफ जा रही है? क्या कुछ आपको लग रहा है? 2 तो आउट हो चुके हैं, तीसरा बैट्समैन जो क्रीज पर जाने वाला है, क्या लग रहा है आपको? कैसी अब सियासत होगी महाराष्ट्र की? नहीं, मुझे लगता है कि फिलहाल तो इनकी सरकार तीनों मिलके बन जाएंगे। कांग्रेस जो है अब शरद पवार को सपोर्ट दे देगी, उनसे कह देगी आप इस सपोर्ट को जहां चाहिए वहां ले जाइए, वहां के एमएलए तैयार बैठे हैं सपोर्ट करने को। तो वो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि उद्धव, लेकिन आदित्य ठाकरे का मुख्यमंत्री न बनना लगभग तय हो गया है, क्योंकि शरद पवार साहब की कंडीशन है कि किसी सीनियर लीडर को ही बनाइए। तो देखिए आगे आगे देखिए होते हैं क्या, खेल मजेदार हो गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सस्पेंस अभी बरकरार और देखना बहुत अहम होगा कि क्या कुछ सियासी तस्वीर महाराष्ट्र की होती। बहुत बहुत शुक्रिया शेष नारायण साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, नदीम अहमद साहब, शिवम त्यागी जी, अबू आसिम आजमी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अखलाक अहमद साहब और राजीव झा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।